सुंदरपुर नाम के एक गांव में भोला नाम का एक आदमी रहता था। भोला के परिवार में वो और उसकी पत्नी बस दो ही लोग थे। भोला अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता था और उसकी पत्नी पर उसे पूरा विश्वास था। जबकि भोले की पत्नी आए दिन उसके सामने बनावटी प्रेम परोसा करती, उससे मीठी मीठी बातें करती। उसने भोला को विश्वास दिला दिया था कि वह एक बहुत ही अच्छी पत्नी है, परंतु उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। लेकिन उसके इस दिखावे को भोला सच मान लेता था। उसे लगता था कि पूरे गांव में सबसे अच्छी और पतिव्रता स्त्री उसकी पत्नी ही है। इसीलिए वह अपनी पत्नी पर आंखें मूंद कर विश्वास करता था। वो अपनी पत्नी के किसी काम में भी रोक टोक नहीं करता था। भोला की पत्नी जानती थी कि उसका पति उस पर दिलो जान से मरता है और उस पर पूरा विश्वास करता है। एक रात की बात है, भोला की पत्नी ने एक सपना देखा। सपने में उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक भिखारी भिक्षा मांगने के लिए आया है। जब उस भिखारी ने आवाज लगाई तो उसकी पत्नी थाली में अनाज लेकर भिखारी को देने के लिए दरवाजे पर गई। हुआ ये कि भिखारी की झोली में भीख डालते हुए भोला की पत्नी की उंगली भिखारी के हाथ से छू गई। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो उसने सुबह सुबह अपने पति को बताया कि पति देव, मेरे साथ एक बहुत ही विचित्र घटना घट गई है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। उस घटना को लेकर मैं बहुत ही चिंतित हूँ। अपनी पत्नी को ऐसी चिंता में देखकर भोला पूछने लगा, अरे भाग्यवान, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी उदास हो? अपने मन का दुख तुम मुझे जरूर बताओ। तब उसकी पत्नी कहने लगी, स्वामी, आज रात मैंने एक सपना देखा और सपने में एक बड़ी ही विचित्र बात हुई। मैंने देखा कि हमारे घर के दरवाजे पर एक भिक्षुक आया है। उसने जब भिक्षा मांगने के लिए आवाज लगाई तो मैं बिना देर किए एक थाली में अनाज लेकर उसके पास पहुंची। जब मैंने उसकी झोली में भिक्षा डाली तब मेरी एक उंगली उसके हाथ को छू गई। बस इसी बात को लेकर मैं बहुत ही चिंतित हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और ऐसी स्त्री को किसी पराये पुरुष से स्पर्श नहीं करना चाहिए, परंतु धोखे से मेरी उंगली उसके हाथ से छू गई। ये तो मुझसे बहुत ही बड़ा अपराध हो गया। यही सोचकर मैं बहुत ही परेशान हूँ। अब तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया, क्योंकि कहते हैं कि पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है कि वो सपने में भी किसी पराये पुरुष के बारे में ना सोचे, लेकिन मैंने तो उसे छू दिया। इसीलिए हे स्वामी, मैं आपसे कहती हूँ कि आप मेरी उस उंगली को काट दीजिए। जिस उंगली ने उस भिखारी को छुआ है, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर भोला अचरज में पड़ गया। वो सोचने लगा कि अगर इसकी उंगली किसी पराये पुरुष से छू गई है और यह उंगली कटवाने की बात कर रही है तो सचमुच ये बहुत ही पतिव्रता स्त्री है। वो मन ही मन में ये सोचकर खुश हो रहा था। तब उसने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, प्रिय, इस बात में कोई संदेह नहीं कि तुम एक पतिव्रता स्त्री हो। यदि सपने में भिखारी को भीख देते हुए धोखे से तुम्हारी उंगली उससे छू गई, इसमें कोई अपराध वाली बात नहीं है। तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं तुम्हारी उंगली नहीं काटूंगा। मेरी नजर में तो तुम अभी भी पतिव्रता हो और तुम्हारा पतिव्रता धर्म बरकरार है। इस प्रकार भोले ने अपनी पत्नी को समझा दिया और उसकी बहुत ही प्रशंसा करने लगा। उसे अपनी पत्नी पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। अब भोला का अपनी पत्नी पर विश्वास और भी ज्यादा मजबूत हो गया। अब तो वह पूरे गांव में अपनी पत्नी के गीत गाता फिरता, अपने मित्रों और दोस्तों से कहता कि मेरी पत्नी तो इतनी पतिव्रता है, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। ऐसी पत्नी तो बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलती है। अब तो भोला अपनी पत्नी का और भी ज्यादा आदर सम्मान करने लगा। दूसरी तरफ उसकी पत्नी के नखरे और भी बढ़ते जा रहे थे। एक दिन की बात है, जब उसकी पत्नी ने भोजन बनाया और बड़े ही प्यार से अपने पति को खिलाया। उसके बाद वो अपने पति से कहने लगी कि आप मेरा एक काम कर दीजिए, मेरे ये कपड़े ले जाइए और बाजार से सिलवा कर लाइए। भोला ने कहा, प्रिय, यह कौन सी बड़ी बात है, लाओ अभी तुम्हारे कपड़े दो, मैं बाजार से सिलवा कर लाता हूँ। और फिर खुशी खुशी उसने अपनी पत्नी का दिया हुआ रेशम का कपड़ा लिया और बाजार की तरफ चल दिया। जब वह बाजार में पहुंचा तो उसने देखा कि कपड़े सिलने वाली दुकान पर
एक दर्जी बैठा हुआ था। भोला ने अपनी पत्नी का दिया हुआ कपड़ा उस दर्जी को दिखाया और कहने लगा, अरे भाई, तुम ये रेशम का कीमती कपड़ा ले लो और इन्हें जल्द से जल्द सिलकर मुझे दे दो, क्योंकि ये मेरी पत्नी के कपड़े हैं। दर्जी ने भोले का दिया हुआ रेशम का कपड़ा लिया और उसकी पत्नी के द्वारा जो नाप दिया गया था उस हिसाब से कपड़े को काट छांट कर अपने पास रख लिया और जो उसके कपड़े की कतरन बची वह कतरन भोला को लौटाते हुए कहने लगा, लो भाई, ये कपड़ा आपका बच गया है, इसे तुम अपने घर ले जा सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ पर तो बहुत ही ईमानदारी का काम होता है। अपने यहाँ पर तो मैं किसी के कपड़े की एक कतरन क्या, एक धागा भी नहीं रखता। दर्जी की ये बात सुनकर भोला को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। सोचने लगा, दर्जी तो आज तक मैंने बहुत देखे, परंतु इतना ईमानदार और सच्चा दर्जी तो आज मैं पहली बार देख रहा हूँ, जो किसी के बचे हुए कपड़े की कतरन तक भी अपने पास नहीं रखता। आज मुझे पता चला कि इस दुनिया में बहुत ईमानदार लोग हैं और सती सावित्री औरतें भी बहुत हैं। और फिर भोला उस दर्जी से कहने लगा, दर्जी भाई, आप मेरी पत्नी के कपड़े सिल दीजिए और ये कतरन भी आप अपने पास ही रखिए। इस कतरन को रखने से आप बेईमान नहीं कहलाओगे। सभी लोग जानते हैं कि आप कितने ईमानदार आदमी हो। दर्जी कहने लगा, अरे भाई, तुम्हारे लिए मैं अपना नियम नहीं बदलूंगा। मेरा यही नियम है कि मैं कपड़े की कतरन अपने पास नहीं रखता। पहले तुम ये कतरन अपने पास रखो और ये बचा हुआ कपड़ा अपने घर ले जाओ, तभी मैं आपकी पत्नी के कपड़े सिलूंगा। भोला के बार बार समझाने पर भी जब दर्जी नहीं माना, तब भोला ने वो कपड़े की कतरन अपने पास रखी और अपने घर की तरफ चल दिया। जब भोला अपने घर की तरफ जा रहा था तो सोच रहा था कि दुनिया में एक से बढ़कर एक ईमानदार लोग आज भी मौजूद हैं। बताओ, ये दर्जी तो मेरी पत्नी से भी अधिक धर्मात्मा है। लोगों के कपड़े सिलता है, परंतु मजाल है कि बचा हुआ एक धागा भी अपने पास रखे। मैं तो समझता था कि यह कलयुग है और इसमें ईमानदार लोग बहुत ही कम हैं, परंतु यहाँ पर तो एक से बढ़कर एक ईमानदार लोग हैं। ऐसे लोगों को देखकर तो लगता है कि आज भी सतयुग है। यही सब बातें सोचते सोचते भोला जब अपने घर में पहुंचा तो घर में जाकर उसने देखा कि उसकी पत्नी तो घर पर थी नहीं और घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। उसके घर में जो संदूक थे वो सब खुले हुए थे, अलमारी भी खुली पड़ी थी। घर की ऐसी हालत देखकर और अपनी पत्नी को घर में ना पाकर भोला बहुत ही हैरान और परेशान होने लगा। सोचने लगा कि उसके घर की ऐसी हालत किसने की है और मेरी पत्नी इस समय कहाँ पर है। अभी अभी तो उसने मुझे बाजार भेजा था। ये सब कुछ सोचकर भोला बहुत ही बेचैन होने लगा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने इधर उधर अपनी पत्नी को तलाश किया, परंतु कहीं पर भी उसका पता न चला। तब भोला अपने पड़ोसी के पास गया और उससे पूछने लगा कि भाई, मेरी पत्नी ने मुझे कपड़े सिलने के लिए दर्जी के पास भेजा था, परंतु जब मैं वापस लौटकर आया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी घर पर नहीं थी। क्या आपको मालूम है कि मेरी पत्नी कहाँ पर गई? क्या आपने उसे देखा है? पड़ोसी कहने लगा, हाँ भाई, तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले ही तुम्हारी पत्नी 2 बड़े बड़े थैले अपने साथ लेकर कहीं जा रही थी। अब हमें ये तो नहीं पता कि वो कहाँ पर गई। इसके बाद पड़ोसी पूछने लगा कि आखिर बात क्या है? क्या तुम्हें बताकर नहीं गई? अभी 4 दिन पहले ही तो तुम लोग आए हो, तो फिर इतनी जल्दी तुम्हारी पत्नी अपने मायके चली गई? क्या तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ है? खैर, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो अपने मायके ही गई होगी, 2-4 दिन में वापस लौट आएगी। तुम परेशान मत हो। भोला कहने लगा, अरे भाई, अगर वो कहीं गई है तो कम से कम मुझे बताकर तो जाती। वो तो मुझसे पूछे बिना पानी तक नहीं पीती। और रही बात मायके जाने की, तो उसका तो कोई मायका है ही नहीं। उसका मायका तो मैंने भी आज तक नहीं देखा। अभी 2 महीने पहले ही तो हम लोग मिले थे। इसके बाद भोला अपने पड़ोसी को लेकर अपने साथ अपने घर पर आया। जब उसके पड़ोसी ने भोला के घर की हालत देखी कि सारा सामान बिखरा पड़ा है, संदूक खुले पड़े हैं, ताले टूटे हुए हैं, बक्सों में जो कीमती सामान था, गहने, जेवर, रुपए सब गायब हैं, तब पड़ोसी ने पूछा, अरे भोला, मुझे एक बात तो बताओ। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी पत्नी का कोई मायका नहीं है, तो फिर तुम्हारी पत्नी तुम्हें कहाँ मिली थी? क्या तुम्हारा उसके साथ विधिवत विवाह हुआ था?
भोला ने कहा, अरे मित्र, बात असल में ये है कि जब मैं तीर्थ यात्रा के लिए बनारस गया था तब वह मुझे वहां पर मिली थी। वो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करती थी। उसकी बातें मुझे बहुत ही पसंद आई। उसका कहना था कि वो बिन माँ बाप की बेटी है और कुंवारी है। वो एक अच्छे पति की तलाश कर रही है। कोई ईमानदार और सीधा सच्चा आदमी मिल जाए तो वो उसके साथ जीवन बिताना चाहती है। बातों ही बातों में उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे जैसा सज्जन और ईमानदार पति चाहती हूँ। अब तक मुझे कोई ऐसा पुरुष नहीं मिला। क्या तुम मुझे अपनी पत्नी बनाओगे? मैं सीता और अनुसुईया की तरह पतिव्रत धर्म में विश्वास रखती हूँ। उसने जब इस तरह की बातें की तो मुझे भी लगा कि ये स्त्री मेरी पत्नी बनने के लायक है। मुझे भी ऐसी ही पत्नी की तलाश थी जो चरित्रवान हो और अपने पति से प्रेम करती हो। मैंने तुरंत उसे हाँ कह दी। इसके बाद हम दोनों एक मंदिर में गए और हमने वहां पर शादी कर ली और फिर हम पति पत्नी बनकर यहाँ पर रहने के लिए चले आए। भोले की बात सुनकर उसके पड़ोसी ने गहरी सांस ली और कहने लगा, भाई, ना तो तुम्हारी पत्नी चरित्रवान थी और ना ही वो सीता और अनुसुईया जैसी देवियों के रास्ते पर चलने वाली थी। ना ही वो तुमसे प्रेम करती थी। वो तो सिर्फ तुम्हें मूर्ख बना रही थी। वो तो सतवंती होने का नाटक कर रही थी। दरअसल वह तुम्हें लूटने के लिए तुम्हारी पत्नी बनी थी। जब तक तुम घर पर रहे तब तक उसे कोई मौका नहीं लगा। तब तक वह तुम्हारे साथ प्रतिव्रता होने का नाटक करती रही और जब तुमने उसे अकेला रहने का मौका दिया तो वह तुम्हें लूट कर चली गई। अवश्य ही वो औरत कोई ठगनी या कोई लुटेरी थी जो तुम्हारा सारा धन माल लूटकर तुम्हें मूर्ख बनाकर चली गई। पड़ोसी की बातें सुनकर भोला कहने लगा, मित्र, मैं कैसे विश्वास कर लूं कि उसने मुझे धोखा दिया है। आज सुबह की ही बात है, जब वो सोकर उठी उसने मुझे बताया कि रात में उसने एक सपना देखा था। सपने में दरवाजे पर एक भिखारी आया। वो भिखारी को भीख देने गई तो भीख देते समय भिखारी के हाथ से उसकी उंगली छू गई। वो कह रही थी कि आप इस उंगली को काट दीजिए क्योंकि ये उंगली पराये मर्द से छू गई है, इसीलिए ये अपवित्र हो गई है। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि वो बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री है, तभी तो वह उंगली काटने की बात कह रही थी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो मुझे मूर्ख बना रही थी। वो मेरे घर से मेरा धन माल लेकर फरार होना चाहती थी। पड़ोसी बोला, अरे मित्र, वह इसीलिए अपनी उंगली को काटने की बात कहती थी क्योंकि तुम उस पर इतना मरते थे, उसे इतना प्यार करते थे। वो जानती थी कि तुम उसकी उंगली नहीं काटोगे। भोला की मासूमियत और उस औरत की चतुराई सुनकर पड़ोसी मन ही मन में हंस रहा था और फिर वो कहने लगा, अरे मित्र, तुम किस जमाने में जी रहे हो? वो तुम्हें मूर्ख बना रही थी, इसीलिए तो वो पतिव्रता होने का ढोंग रच रही थी। तुम उसके माँ बाप को नहीं जानते, उसका गांव नहीं जानते। राह चलते उसे उठाकर ले आए, उसके प्रेम में इतने अंधे हो गए। अक्सर ऐसी ही औरतें और मर्द ऐसे आडंबरों का सहारा लेते हैं। अपने पड़ोसी की बातें सुनकर भोला को अब इस बात का विश्वास हो गया कि उसकी पत्नी हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा चुकी है। वो सोच रहा था कि मैं तो अपनी पत्नी को बहुत ही ईमानदार समझता था, परंतु वो तो एक नंबर की धूर्त निकली। तभी भोला को उस दर्जी का ख्याल आया कि ईमानदार तो वो दर्जी भी बहुत था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी धोखेबाज हो। वो तो कहता था कि अपने पास कटे हुए कपड़े की एक कतरन भी नहीं रखता। मुझे तो उस दर्जी पर भी संदेह हो रहा है, चलकर देखना चाहिए। इतना सोचकर भोला फौरन भागता हुआ उस दर्जी के पास पहुंचा। वहां जाकर वो क्या देखता है कि वो दर्जी वहां पर नहीं था। अब तो भोला ने अपना माथा ठोका और सोचने लगा, मैंने जिस पर भी भरोसा किया वो सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। मेरी पत्नी इतना दिखावा करती थी कि मानो देवी अनुसुईया के बाद उसी का नंबर है। वह भी मुझे सिर्फ लूटने के लिए यहाँ पर आई थी। अब इस दुनिया में किस पर भरोसा किया जाए? ईमानदार दिखने वाला वो दर्जी भी कपड़ा लेकर भाग गया। भोला ने सोचा कि चलो अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं सीख गया हूँ कि हर चमकने वाली चीज हीरा नहीं होती। उसने फैसला कर लिया कि अब वह किसी के भी दिखावे में नहीं आएगा और किसी आदमी पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि ज्यादातर बेईमान लोग इसी तरह का आडंबर करके लोगों को ठगते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हरीशचंद्र जैसे सत्यावादी होने का दिखावा करते हैं। उन पर भी कभी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए,
इस प्रकार अपनी मूर्खता पर पछताते हुए भोला अपने घर वापस आ गया। अब वो अपने घर पर ही रहने लगा, परंतु पत्नी के बिना उसका मन नहीं लग रहा था। बार बार उसकी पत्नी का सुंदर चेहरा उसके सामने आ जाता था। बेचारा अपनी पत्नी के झूठे प्रेम में आकर लुट चुका था। उसके मन में ये विचार भी आने लगा कि जिस पत्नी की मैंने गांव भर में प्रशंसा की, अब मैं गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा जब सभी लोगों को पता चलेगा कि मेरी पत्नी, जिसकी मैं प्रशंसा के पुल बांधता था, वो मुझे छोड़कर चली गई और मेरे घर का सारा धन माल लूट कर ले गई, तो लोग मेरी खिल्ली उड़ाएंगे। यही सोचकर उसने रात के अंधेरे में अपने घर में ताला लगाया और किसी दूसरे नगर की तरफ चल पड़ा। सोचा कि परदेश में छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा कर लूंगा। वह अब एक दूसरे राज्य की तरफ जा रहा था। वो अब किसी दूसरे नगर में जाकर छोटे मोटे काम करने लगा। जैसे तैसे उसका गुजारा चल रहा था। वहां पर उसे कई लोग मिले, परंतु उसने कभी भी किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया। कहते हैं कि आदमी ठोकर खाने के बाद ही होश में आता है। ठोकरें भी जीवन में एक अच्छा सबक दे जाती हैं। भोला के साथ भी यही हुआ। इसी तरह ठोकरें खाता हुआ भोला एक दूसरे राजा के राज्य में जा पहुंचा, जहां उसे लोगों से पता चला कि वहां का राजा बहुत ही परेशान है। दरअसल बात यह थी कि उस राजा के राज्य में छोटे छोटे बच्चों की चोरियां हो रही थी और बहुत ढूंढने पर भी बच्चों को चुराने वाले का पता नहीं चल रहा था। राजा इस बात को लेकर बहुत ही परेशान था कि बच्चों को चुराने वाला चोर आखिर हमारी पकड़ में क्यों नहीं आ रहा। परेशान होकर उस राजा ने पूरे राज्य में इनाम की घोषणा करवा दी कि जो कोई भी व्यक्ति बच्चा चोरी करने वाले चोर को पकड़ेगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। जब ये सारी बातें भोला ने सुनी तो बिना देरी किए वह राजा के दरबार में जा पहुंचा और कहने लगा, महाराज, आपके राज्य में बच्चा चोरी करने वाले को मैं पकड़ सकता हूँ। राजा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे, लेकिन अगर तुम बच्चा चोर को ना पकड़ पाए तो तुम्हें काल कोठड़ी में सड़ना पड़ेगा। भोला ने कहा, महाराज, आप उसकी चिंता मत कीजिए। आपको बच्चा चोर पकड़ने के लिए मेरी 2 शर्तें माननी होगी। एक तो मुझे कुछ सिपाही दे दीजिए जो मेरी सुरक्षा करें और मैं जिसको कहूँ उसे पकड़ सकें, और दूसरा, मैं जिस भी व्यक्ति को कहूँगा उसे गिरफ्तार करना होगा। राजा ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, ऐसा ही किया जाएगा। राजा ने कुछ सैनिक भोला के साथ कर दिए। भोला उसी दिन से बच्चा चोर की तलाश में पूरे नगर में निगरानी करने लगा। धीरे धीरे 1 सप्ताह गुजर गया, लेकिन अब तक भी बच्चा चोर पकड़ में नहीं आया था। उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। एक दिन की बात है, जब भोला अपने सैनिकों को साथ लेकर नगर के बाजार में घूम रहा था, तभी उसने देखा कि वहां से राजा का राजगुरु अपने कुछ आदमियों के साथ जा रहा था। उसके आगे पीछे बहुत ही चहल पहल थी। लोग आगे बढ़ बढ़कर राजगुरु को प्रणाम कर रहे थे। साथ ही राजगुरु नगर के छोटे छोटे बच्चों को मिठाइयां बांट रहा था। मिठाइयां खाकर बच्चे बहुत ही खुश नजर आ रहे थे और राजगुरु भी उन बच्चों से बहुत ही स्नेह कर रहा था। भोला को लगा कि आखिर राज्य का राजगुरु इस समय बाजार में इस तरह से भ्रमण क्यों कर रहा है और ये बच्चों को इतने प्यार से मिठाइयां क्यों बांट रहा है। इसे इतना आडंबर दिखाने की क्या जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी मेरी पत्नी की तरह से अपना आडंबर दिखाकर लोगों को लूटता हो, उन्हीं के बच्चों को चोरी करता हो। जिस तरह से मैं अपनी पत्नी को नहीं पहचान पाया, हो सकता है यहाँ के लोग इसे ना पहचान पाए हों। भोला ने सोचा कि हो ना हो ये व्यक्ति लोगों के विश्वास का फायदा उठा रहा है, मुझे इस पर कड़ी निगरानी रखनी होगी। इसके बाद भोला ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि भाइयों, अब तुम लोग अपनी सैनिक की वर्दी उतारकर साधारण लोगों की वेशभूषा पहन लो, क्योंकि हमें हमारे राजगुरु की निगरानी करनी है। और फिर भोला अपने आदमियों के साथ दिन रात राजगुरु के घर की निगरानी करने लगा। इस दौरान भोला ने देखा कि राजगुरु के घर में बहुत से लोगों का आना जाना था, जिनमें से कुछ लोग उसे संदिग्ध लगे और उन्हें देखने पर ऐसा लगता था कि वो साधारण लोग नहीं थे। 2 दिन बीतने के बाद एक रात की बात है, जब भोला अपने साथियों के साथ राजगुरु के घर की निगरानी कर रहा था, तो उसने देखा कि रात के अंधेरे में 2 आदमी छिपते छिपाते राजगुरु के घर में प्रवेश कर रहे थे। उनके कंधों पर एक बड़ी सी बोरी रखी हुई थी। जब भोला ने ये दृश्य देखा तो सोचने लगा, आखिर ये कौन लोग हैं जो रात के अंधेरे में राजगुरु के घर में
बिना किसी रोक टोक के ये बोरी लेकर अंदर घुसे जा रहे हैं। अवश्य ही दाल में कुछ काला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बोरी में वे बच्चों को उठाकर लाए हों। अभी उन संदिग्ध लोगों को राजगुरु के घर के अंदर गए हुए कुछ ही क्षण बीते थे। भोला ने तुरंत अपने आदमियों को इकट्ठा किया। उन सभी ने अपने शस्त्रों को संभाला और राजगुरु के घर पर धावा बोल दिया। जब भोला अपने आदमियों के साथ अंदर पहुंचा तो अंदर का दृश्य देखकर वो हैरान रह गया। उनके सामने राजगुरु खड़े थे और वो दोनों व्यक्ति जो बोरी लेकर आए थे, उन्होंने बोरी को राजगुरु के सामने पलट दिया, जिसमें से एक बेहोश बच्चा निकला। अब तो भोला को ये समझते हुए देर ना लगी कि इन बच्चों की चोरी के पीछे राजगुरु का ही हाथ है। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि राजगुरु को गिरफ्तार कर लिया जाए। सैनिकों ने बिना एक भी क्षण गवाए राजगुरु और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। जब भोला ने कड़क कर राजगुरु से इस बारे में पूछा तो राजगुरु को समझ में आ गया कि उसका भांडा अब फूट चुका है। राजगुरु ने तुरंत सच्चाई उगल दी और कहने लगा कि हाँ, मैं बच्चों को नगर से चोरी करवाता हूँ क्योंकि मैं एक तांत्रिक साधना करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे 21 बच्चों की बलि देनी है और मैंने काफी बच्चे इकट्ठे भी कर लिए थे, परंतु तुमने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। इसके बाद राजगुरु के घर में बने हुए तहखाने में से बहुत से छोटे बच्चे बरामद किए गए। दूसरी तरफ जब राजा को इस बात की सूचना मिली कि भोला ने उनके राजगुरु को गिरफ्तार कर लिया है तो राजा को बहुत ही क्रोध आया। उसने तुरंत भोला को दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। भोला जब राजा के सामने पहुंचा तो राजा ने उसे फटकारते हुए कहा, भोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे राजगुरु को गिरफ्तार करने की? तब भोला ने कहा, महाराज, आपके राज्य में जो बच्चों की चोरियां हो रही हैं, उसके पीछे इन राजगुरु का ही हाथ है। वह अपनी किसी तांत्रिक साधना के लिए बच्चों की बलि देना चाहते थे, परंतु मैंने समय रहते उनका पर्दाफाश कर दिया और इनको रंगे हाथों पकड़ लिया। मैं आपको बता दूं कि राजगुरु ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और यदि फिर भी आपको मुझ पर विश्वास ना हो तो आप उन लोगों को बुलवा कर पूछ सकते हैं जिनके बच्चे हमने राजगुरु के तहखाने से बरामद किए हैं। तब जाकर राजा को भोला की बात पर विश्वास हो गया और उसने राजगुरु की तरफ घृणा की दृष्टि से देखते हुए कहा, राजगुरु, हमने सोचा भी नहीं था कि आप ऐसा नीच काम करेंगे। ये सुनकर राजगुरु ने अपनी नजरें झुका ली। राजा ने तुरंत सैनिकों से कहा कि राजगुरु को ले जाकर काल कोठड़ी में डाल दिया जाए और उसके बाद राजा भोला की प्रशंसा करने लगा और कहने लगा, भोला, हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि राजगुरु ऐसा गिरा हुआ काम करेंगे। हम तो उन पर आंखें मूंद कर विश्वास करते थे। आखिर तुमने किस तरह से जान लिया कि इस काम के पीछे राजगुरु का हाथ है? भोला कहने लगा, महाराज, ये मेरी जिंदगी का निजी अनुभव है। मैंने अक्सर अपने जीवन में ऐसे लोगों से धोखे खाए हैं जो बहुत ही ईमानदार और अच्छे होने का ढोंग करते थे। जब मैं नगर के बाजार से जा रहा था तो मैंने देखा कि राजगुरु बच्चों में मिठाइयाँ बांट रहे थे, उनसे स्नेह कर रहे थे। तभी मुझे ये अंदेशा हुआ कि कहीं इस तरह का आडंबर करने वाले राजगुरु ही बच्चों की चोरी के पीछे तो नहीं है, क्योंकि मेरी पत्नी भी इसी तरह का आडंबर करती थी। वह एक ठगनी निकली, इसीलिए मुझे राजगुरु पर संदेह हुआ और मैंने दिन रात उनकी निगरानी करना शुरू कर दिया और फिर रंगे हाथों राजगुरु को पकड़ लिया। राजगुरु अपने कुछ आदमियों के द्वारा नगर से बच्चों को चोरी करवाता था ताकि वह अपनी तांत्रिक साधना पूरी कर सके। राजा ने कहा, भोला, तुम सचमुच ही एक बुद्धिमान और होशियार आदमी हो। हमें तुम्हारे जैसे आदमी की बहुत ही आवश्यकता है। क्या तुम हमारे नगर में कोतवाल की नौकरी करना चाहोगे? भोला ने कहा, महाराज, मुझे आपका ये प्रस्ताव स्वीकार है। और फिर भोला उसी नगर में रहकर राजा के दरबार में कोतवाल की नौकरी करने लगा। दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें ताकि इस कहानी पर कम से कम 2000 लाइक्स हो सकें। इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने उन सभी सब्सक्राइबर्स का जो हमारे वीडियोस पर नियमित रूप से कमेंट करते हैं। इनके नाम हैं प्रियंका, प्रखार हनुमानगढ़ से, मनोज हजारिका आसाम से, कुणाल चौधरी, देवांश गुप्ता, जीत विर्क जर्मनी से, रीना गर्ग डूंगरपुर से, मंजू मेहरा आनंदपुर साहिब पंजाब से। तो आप भी इसी तरह अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए
और साथ ही अपने कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बात बहुत पुरानी है, जब कौशलपुर राज्य में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था वीरभद्र और दूसरे का नाम था चंद्रसेन। वीरभद्र एक किसान था और खेती बाड़ी करके अपना जीवन निर्वाह करता था। वहीं दूसरी तरफ चंद्रसेन एक सैनिक था जो कौशलपुर राज्य की सेना में काम करता था। दोनों में ही बड़ी गहरी दोस्ती थी और वे एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। पूरा कौशलपुर राज्य जानता था कि वे दो शरीर और एक जान है। एक समय ऐसा हुआ कि कौशलपुर राज्य के पड़ोसी राजा ने कौशलपुर पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ। चंद्रसेन बड़ी ही वीरता के साथ लड़ा और कई शत्रु सैनिकों को मार डाला, परंतु शत्रु देश की विशाल सेना के आगे कौशलपुर राज्य की सेना के पांव उखड़ने लगे, जिसका परिणाम ये हुआ कि कौशलपुर का राजा युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उसके युद्ध से भागते ही कौशलपुर की सेना भी हार गई। कौशलपुर के कुछ सैनिक जो जीवित बचे थे, उन्हें शत्रु देश के राजा ने बंदी बना लिया। चंद्रसेन भी उन्हीं बंदी बनाए गए सैनिकों में से एक था। शत्रु राजा का अब कौशलपुर राज्य पर कब्जा हो चुका था। उसका नाम था विजय प्रताप। विजय प्रताप ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए कौशलपुर पर कब्जा किया था। इसीलिए उसने कौशलपुर की जनता पर कोई अत्याचार नहीं किया। वहां की जनता भी उसे राजा के रूप में स्वीकार कर लेती है, क्योंकि पहले वाला राजा युद्ध छोड़कर कहां भाग गया, इस बात का किसी को मालूम नहीं था। अपने नए राज्य की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए नए राजा ने नए मंत्री नियुक्त किए। इसी काम में उसे 3 महीने का समय लग गया। अब नए राज्य में परिस्थितियां सामान्य होने लगी थीं। इसी दौरान 3 महीने के बाद राजा को युद्ध में बंदी बनाए गए शत्रु सैनिकों का ख्याल आया। क्योंकि चंद्रसेन बड़ी ही बहादुरी से लड़ा था, इसीलिए राजा को वो अच्छी तरह से याद था। तब राजा विजय प्रताप ने सोचा, यदि उस जैसा बहादुर और जाबाज सैनिक जिंदा रह गया तो वह किसी भी समय हमारे लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए उचित यही होगा कि उसे तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाए। ये सोचकर राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया, सेनापति जी, हमारा आदेश है कि चंद्रसेन नाम के उस बहादुर व्यक्ति को तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया जाए, जिसने युद्ध के मैदान में हमारे सैकड़ों सैनिकों को मारा था। जो आज्ञा महाराज। और हाँ, एक बात और, उसे फांसी पर चढ़ाने से पहले हमें अवश्य ही खबर की जाए। स्वयं इस अवसर पर उपस्थित रहना चाहते हैं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। फांसी की तैयारियां पूरी करने के बाद जब चंद्रसेन को फांसी के तख्ते पर लाया गया तो सेनापति ने राजा को खबर भिजवा दी और खबर मिलते ही राजा भी वहां पर आ पहुंचा। तब राजा ने चंद्रसेन से कहा, ऐ सैनिक, हम सच्चे मन से तुम्हारी हिम्मत और बहादुरी की प्रशंसा करते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि तुम तलवार की तरह खतरा बनकर हमारे सिर पर लटकते रहो। इसीलिए हम तुम्हें फांसी पर चढ़ा रहे हैं। परंतु क्योंकि तुम एक बहादुर इंसान हो, इसीलिए हम तुम्हारी अंतिम इच्छा भी जानना चाहते हैं। यदि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो हमसे कहो। राजन, मेरी सिर्फ यही इच्छा है कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के बीच में रहूं। उसके बाद यदि मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा तो मुझे कोई दुख ना होगा। राजा ने कहा, हम तुम्हारी ये इच्छा अवश्य ही पूरी कर देंगे। यदि तुम्हारा कोई परिचित तुम्हारे बदले अमानत के रूप में हमारे पास रहने को तैयार हो। परंतु अभी राजा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी एक पहरेदार आया और उसने कहा, महाराज, एक व्यक्ति इसी समय आपसे मिलना चाहता है। यदि आपकी आज्ञा हो तो उसे यहाँ पर ले आऊं। कौन है वो? महाराज, उसका नाम वीरभद्र है। वह इसी देश का वासी है और स्वयं को फांसी पर चढ़ने वाले इस व्यक्ति का मित्र बताता है। ओह, जाओ, उसे तुरंत यहाँ पर ले आओ। जो आज्ञा महाराज।
पहरेदार के जाने के बाद राजा ने चंद्रसेन से कहा, सैनिक, शायद तुम्हारा भाग्य अच्छा है जो ऐन मौके पर तुम्हारा कोई मित्र तुमसे मिलने चला आया। यदि वह तुम्हारे स्थान पर बंधक बनने को तैयार हो जाता है तो हम तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। अगले ही पल वीरभद्र को वहां पर लाया गया। तब राजा ने वीरभद्र से कहा, क्यों वीरभद्र, ये आदमी तुम्हारा मित्र है? हाँ राजन, ये मेरा मित्र है और मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। राजा ने कहा, तो सुनो, तुम्हारा मित्र मरने से पहले कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के बीच रहने की इच्छा रखता है, लेकिन कहीं अगर ये वापस लौट कर ना आए, इसीलिए हम इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। लेकिन हाँ, यदि कोई इसके बदले में हमारे पास बंधक के रूप में रहे तो हम इसकी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी कर सकते हैं। तब वीरभद्र ने कहा, महाराज, तब तो आप इसे तुरंत छोड़ दीजिए। अपने मित्र के बदले में मैं आपके पास बंधक के रूप में रहने को तैयार हूँ। एक बार फिर से सोच लो भले मानस, यदि ये वापस लौट कर ना आया तो शर्त के मुताबिक तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है राजन, और मुझे आपकी हर शर्त स्वीकार है। अब आप इसे छोड़ दीजिए और मुझे बंदी बना लीजिए। ठीक है। राजा ने चंद्रसेन से कहा, चंद्रसेन, हम तुम्हें 7 दिन का समय देते हैं। तुम 7 दिन तक अपने परिवार के बीच में रह सकते हो, लेकिन यदि 8वें दिन तुम दिन चढ़ने तक यहाँ पर नहीं पहुँचे तो तुम्हारे मित्र को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मुझे मंजूर है महाराज। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, चंद्रसेन को छोड़ दिया जाए और वीरभद्र को बंदी बना लिया जाए। आजाद होते ही चंद्रसेन ने अपने मित्र को गले से लगा लिया। चंद्रसेन ने कहा, मेरे सच्चे मित्र, तुम चिंता ना करना, मैं 7वें दिन वापस लौट आऊंगा। और वीरभद्र ने कहा, लेकिन मित्र, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि तुम लौटकर वापस ही ना आओ। जाओ, अपने घर जाओ, तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। दोनों मित्र एक दूसरे से विदा हुए। फिर सैनिक वीरभद्र को लेकर बंदी गृह की ओर चले गए और चंद्रसेन राजा के दिए हुए घोड़े पर सवार होकर अपने घर की तरफ चल दिया। इधर वीरभद्र को बंदी गृह में डाल दिया गया था और उधर चंद्रसेन अपने घर पर पहुंचा तो उसकी पत्नी और बच्चे देखकर उसे बड़े ही प्रसन्न हुए। चंद्रसेन ने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर पत्नी के चेहरे पर छाई प्रसन्नता उदासी में बदल गई। तब चंद्रसेन ने कहा, मैं जानता हूँ प्रिय कि इस समय तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं है। मुझे 7 दिन के बाद लौटना ही होगा, वरना मेरे मित्र की जान खतरे में पड़ जाएगी। पत्नी ने कहा, स्वामी, मेरी बात मानिए तो आप वापस लौटने का विचार छोड़ ही दीजिए। आपका मित्र तो अभी कुंवारा है और उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। यदि वो फांसी पर लटक भी गया तो किसी को कोई दुख नहीं होगा। जबकि अभी पत्नी की बात पूरी नहीं हुई थी। चंद्रसेन गुस्से में चिल्लाकर बोला, मूर्ख स्त्री, आइंदा ऐसी गंदी बात अपनी जुबान से निकालना भी मत। बेशक मैं तुम्हारा पति हूँ, लेकिन तुम्हारा पति होने के साथ साथ मैं उसका मित्र भी हूँ और मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। ओह स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। उसके बाद एक एक करके दिन बीतने लगे, क्योंकि चंद्रसेन मरने से पहले सारी जमीन जायदाद, हिसाब किताब और हर आवश्यक काम निपटा लेना चाहता था। इसीलिए वह दिनों की गिनती भूल गया और उसकी पत्नी ने भी जानबूझकर इस संबंध में नहीं बताया और इस चक्कर में 7वां दिन भी बीत गया। लेकिन 8वें दिन सुबह उठते ही चंद्रसेन को राजा की चेतावनी याद आ गई और वह सोचने लगा, हे भगवान, मैं तो भूला ही बैठा था कि आज राजा के पास सूर्य चढ़ने से पहले ही पहुंच जाना चाहिए था। आज ही तो 8वां दिन है। और फिर आगे की कल्पना करते ही उसका रोम रोम कांप उठा। फिर बिना एक भी पल को नष्ट किए वह बाहर की ओर भागा और कहने लगा, नहीं मेरे मित्र को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। यदि मेरे पहुंचने से पहले ही
उसे फांसी पर लटका दिया गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये कहते हुए वो तेजी से घोड़े पर सवार हुआ और घोड़े को तूफानी गति से राजा के महल की ओर दौड़ा दिया। उधर वीरभद्र को फांसी पर चढ़ाने की तैयारियां हो रही थी। तब राजा ने वीरभद्र से कहा, क्यों वीरभद्र, क्या तुम्हें अभी भी अपने दोस्त और दोस्ती पर विश्वास है? हाँ राजन, मुझे अभी भी अपने दोस्त और दोस्ती पर विश्वास है। मुझे विश्वास है कि वह वक्त पर जरूर पहुंचेगा, लेकिन मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि वह उसका मार्ग रोक ले और उसे किसी भी हालत में यहाँ पर पहुँचने ना दे। तुम मूर्ख हो वीरभद्र, अब वह नहीं आने वाला। अपनी जिंदगी बचाने के लिए उसने अपने दोस्त को यानी तुम्हें मौत पर न्यौछावर कर दिया। वह तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं बल्कि धोखेबाज दोस्त है। खामोश हो जाइए राजन, मैं अपने मित्र के बारे में ऐसे अपमानजनक शब्द नहीं सुन सकता। तुम्हारा वक्त पूरा हो गया, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं मौत को गले लगाने के लिए तैयार हूँ राजन। अपने जल्लाद से कहिए कि वो अपना काम करे। राजा ने जल्लाद को आदेश दिया, जल्लाद चढ़ा दो इसे फांसी पर, ताकि इस मूर्ख की जुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए और दोस्ती का दम भरने वाले लोगों को इससे सबक मिले। लेकिन जैसे ही जल्लाद ने अपना कदम बढ़ाया, तभी चंद्रसेन वहां पर आ पहुंचा और सभी लोग उसे देखकर हैरान हो गए। चंद्रसेन ने कहा, वीरभद्र मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो, मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई। मेरे दोस्त, तुम लौटकर क्यों आए? अरे पगले, तो क्या लोगों को और राजा को ये कहने का मौका देता कि दुनिया में दोस्ती नाम की कोई चीज नहीं है। राजन, मैं आ गया हूँ, अब आप मेरे मित्र को छोड़ दीजिए और मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए। मुझे आपसे कोई भी शिकवा या शिकायत नहीं है। तब वीरभद्र ने कहा, नहीं महाराज, जो वक्त आपने दिया था उस वक्त तक यह नहीं लौट पाया, इसीलिए शर्त के मुताबिक आप मुझे ही फांसी पर चढ़ाइए। वीरभद्र ने सूर्यसेन से कहा, तुम लौट जाओ मित्र, तुम्हारे पीछे तो तुम्हारी पत्नी और बच्चे हैं, जबकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे मरने का किसी को कोई दुख नहीं होगा। ये सुनकर चंद्रसेन ने कहा, ये तुम कैसी बातें करते हो मित्र? क्या मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं? क्या मुझे तुम्हारी मौत का जरा भी दुख नहीं होगा? अरे दोस्त, तुम्हारी जुदाई से तो मैं जीते जी ही मर जाऊंगा। और क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे पीछे तुम्हारे दोस्त को लोग स्वार्थी, धोखेबाज, नीच और कमीना कहें? नहीं नहीं, ऐसा मत कहो चंद्रसेन। उनकी बातें सुनकर राजा गहरी सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा, ओह, ऐसी सच्ची मित्रता मैंने आज तक नहीं देखी। दोनों एक दूसरे की जान बचाना चाहते हैं और अपने आप को दोस्ती पर कुर्बान कर देना चाहते हैं। धन्य हैं ये दोनों दोस्त। परंतु तभी राजा के मन में एक दूसरा विचार आया, नहीं, शत्रु सैनिक के लिए ऐसी हमदर्दी ठीक नहीं है। राजा विजय प्रताप असमंजस में पड़ चुके थे। कुछ देर सोचकर उन्होंने कहा, आज फांसी नहीं दी जाएगी। मैं आदेश देता हूं कि इस किसान वीरभद्र को छोड़ दिया जाए और सैनिक चंद्रसेन को कारागार में डाल दिया जाए। इसे आज से चौथे दिन फांसी पर लटकाया जाएगा। इतना कहकर राजा वहां से चले गए। सैनिकों ने वीरभद्र को महल से बाहर कर दिया और चंद्रसेन को फिर से 4 दिन के लिए कारागार में डाल दिया गया। राजा महल में लौटकर आए। उस रात राजा को नींद नहीं आई। वो सारी रात चंद्रसेन के बारे में ही सोचता रहा। सुबह के समय राजा विजय प्रताप की पत्नी यानी महारानी ने कहा, क्या बात है महाराज, आप इतने परेशान दिखाई दे रहे हैं। तब राजा ने चंद्रसेन का सारा किस्सा रानी को कह सुनाया। रानी बोली, महाराज, मैंने भी उस वीर शत्रु सैनिक के बारे में सुना है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। राजा ने कहा, रानी, 3 दिन बाद उसे फांसी दे दी जाएगी। इससे पहले तुम जब चाहो उससे मिलने जा सकती हो। अगले दिन संध्या के समय रानी चंद्रसेन से मिलने कारागार में गई। उस समय कारागार में रानी और सिर्फ चंद्रसेन ही थे। रानी के आदेश पर सभी सिपाही बाहर जा चुके थे। तब रानी ने कहा,
सुनो चंद्रसेन, मैंने तुम्हारी वीरता के बारे में सबसे सुना है कि कैसे तुमने अकेले ही हमारे कई सिपाहियों को मार डाला था। हम तुम्हारी वीरता की कद्र करते हैं, परंतु अब तुम मौत के शिकंजे में खड़े हो। यदि तुम चाहते हो तो मैं इसी समय तुम्हें यहाँ से निकलवा सकती हूँ। चंद्रसेन हैरानी से सब बातें सुन रहा था। रानी ने आगे कहा, चंद्रसेन, यदि तुम्हारे जैसा बहादुर मेरी सहायता करने को तैयार हो जाए तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकती हूँ और तुम भी यहाँ से आज़ाद हो सकते हो। वो कैसे महारानी जी? चंद्रसेन, तुम्हें हम आज़ाद करवा दें तो तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। कैसा काम रानी जी? तुम्हें महाराज विजय प्रताप की हत्या करनी होगी, क्योंकि मैं उन्हें हटाकर राज्य की सारी बागडोर अपने हाथों में लेना चाहती हूँ और फिर अपने प्रेमी राजा सूर्यकर्ण से विवाह कर लूँगी और तुम्हें अपना सेनापति बना लूँगी। मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारे जैसा बहादुर आदमी इस काम को आसानी से कर सकता है। जब महाराज महीने में एक बार अकेले कुल देवी के मंदिर में जाते हैं तब तुम ये काम आसानी से कर सकते हो। रानी की बातें सुनकर चंद्रसेन का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कहा, नहीं रानी जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। परंतु क्यों? राजा विजय प्रताप तो तुम्हारे शत्रु है ना। महारानी जी, वो मेरे शत्रु तभी तक थे जब मैं रणभूमि में उनके विरुद्ध लड़ रहा था, परंतु अब नहीं। इसके 3 कारण हैं। पहला ये कि यदि वो चाहते तो युद्ध खत्म होते ही मुझे मरवा सकते थे, परंतु उनकी दया के कारण मैं 3 महीने तक और जिंदा रहा और तब तक उन्हीं का अन्न खाता रहा हूँ। चाहते हुए भी अब मैं उनके साथ नमक हरामी नहीं कर सकता। दूसरा कारण ये है कि उन्होंने मेरी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए मुझे अपने परिवार से मिलने दिया। अगर मैं मरने से डरता तो शायद वापस लौटकर नहीं आता। और तीसरा कारण ये है कि कौशलपुर की जनता ने भी अब उन्हें अपना राजा स्वीकार कर लिया है, इसीलिए अब उनकी हत्या करना राजद्रोह कहलाएगा। अब वे चाहें तो मुझे मारें या छोड़ दें। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। चंद्रसेन की बात पूरी होते ही कारागार में राजा विजय प्रताप ने प्रवेश किया। उन्हें देखकर चंद्रसेन हैरान था, परंतु रानी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। तब राजा ने कहा, चंद्रसेन, तुम एक सच्चे मित्र हो और एक बहादुर और वचन के पक्के इंसान भी हो। रानी ने अभी अभी जो भी बातें तुमसे कही हैं वो सब हमने ही उन्हें सिखाई थी। हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और हमारी परीक्षा की कसौटी पर तुम बिल्कुल खरे उतरे चंद्रसेन। तुमने अपनी आज़ादी के बदले में हमारी हत्या करने का प्रस्ताव ठुकराकर ये सिद्ध कर दिया तुम एक वीर और वचन के पक्के इंसान हो। हम आदेश देते हैं कि तुम्हें कारागार से रिहा कर दिया जाए और यदि तुम चाहो तो हमारी सेना में नौकरी कर सकते हो। राजा का निर्णय सुनते ही चंद्रसेन की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने झुककर राजा को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया। अगली सुबह चंद्रसेन को कारागार से रिहा कर दिया गया। वह अपने परिवार के साथ फिर से सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा और साथ ही उसकी और वीरभद्र की मित्रता जीवन के अंतिम पड़ाव तक बनी रही।